नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर उपस्थित हैं आपके लिए कुछ नई जानकारियों के साथ। बात करते हैं ऋग्वैदिक काल के अंतिम दौर की, और अंतिम दौर में हमें बातचीत करनी है कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। और उसके अलावा वैदिक सभ्यता युग में ऋग्वेद में जिन नदियों के बारे में बताया गया है उनके नाम पूछे जाते हैं हमसे, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर किया जाना। देखिए, सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में नदियां, जैसा कि हम जानते हैं इस समय आर्यों का जो निवास है वो सप्त सैंधव है, और सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब है सिंधु सहित 7 नदियों का प्रदेश। और उस 7 नदियों के प्रदेश में जो सबसे मुख्य नदी है वो सिंधु है। मुख्य नदी कौन सी है? तो सिंधु है। और अगर हमसे ये कहा जाए कि सर्वाधिक उल्लेख किसका हुआ है, तो सिंधु नदी का ही सर्वाधिक उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इसके बाद बात करें, सबसे पवित्र नदी पूछी जाती है हमसे, तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। सरस्वती के बारे में हमने बात की थी कि ये ज्ञान की देवी है, नदी देवी है, और सबसे पवित्र नदी के रूप में इनका नाम हमें प्राप्त होता है, जिन्हें नदी तमा कहा गया है। नदी तमा मतलब नदियों में सर्वश्रेष्ठ सबसे पवित्र नदी मानी गई है सरस्वती। इसके अलावा बात करें, गंगा का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है, और यमुना का उल्लेख आपको बताएं 3 बार मिलता है। गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार। और यदि हम ये कहें कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में, ऋग्वेद में नदी सूक्त है, उस नदी सूक्त के अंदर प्रारंभिक रूप से जो उल्लेख है वो गंगा का है, और अंतिम नदी हमसे पूछा जाता है कि अंतिम नदी कौन सी है जिसका उल्लेख नदी सूक्त में हमें प्राप्त होता है, तो वो है गोमती। ये सारी जानकारियां हमें पहले दौर में याद रखनी है। कौन कौन सी? सिंधु सबसे उल्लेखित नदी या मुख्य नदी, सबसे पवित्र नदी सरस्वती, गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का 3 बार, और नदी सूक्त में उल्लेखित सबसे अंतिम नदी कौन सी है? तो गोमती है। चलिए अब बात करते हैं इन नदियों के प्राचीन और नवीन नामों की और इनके मुख्य क्षेत्रों की। देखिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्राचीन नाम, और यहाँ हम बात कर रहे हैं अर्वाचीन नाम। अर्वाचीन मतलब नया। परुष्णी या इरावती, ये है रावी नदी। परुष्णी जिसके तट पर 10 राजाओं के युद्ध, दश राज्य युद्ध का उल्लेख हमने किया है। परुष्णी या इरावती। इसके अलावा अस्किनी, अस्किनी का अभिप्राय आज की तारीख में चिनाब। वितस्ता, वितस्ता झेलम। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि एक झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध या हाइडेस पीस का युद्ध फेमस रहा है इतिहास में, जहां सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पर, तो उस समय ये युद्ध लड़ा गया था। तो ये वितस्ता, वितस्ता का अभिप्राय झेलम। इसके अलावा विपाशा, विपाशा मतलब व्यास। शतुद्री, सतलज। ज्यादातर नाम आपको बड़े सिमिलर से लगेंगे, विपाशा, व्यास, शतुद्री, सतलज। इसके अलावा रेवा, रेवा का अभिप्राय नर्मदा। सदा नीरा, गंडक। ये मुख्य नदियां हैं जो आज भी भारत में स्थित हैं, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। प्राचीन नाम और नवीन नाम हमसे पूछा जाता है कौन सी नदियां हैं। इसके अलावा कुछ नदियां और हैं, उसी रूप में हम देखें इसे। प्राचीन, अर्वाचीन, क्रमु जो वर्तमान में है कुर्रम, कुबहा, काबुल, सुवास्तु, स्वात, गोमती, गोमल।
ये 4 नदियां आपको ध्यान ये रखना है कि वर्तमान अफगानिस्तान क्षेत्र की है। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी नदी अफगानिस्तान क्षेत्र में स्थित थी। तो कौन कौन सी है? क्रमु जिसे कुर्रम कहा जाता है, कुभा जिसे अब काबुल कहा जाता है, सुवास्तु जिसे स्वात कहा जाता है, और गोमती। ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो गोमती जो नदी यहाँ पर उल्लेखित है वो अफगानिस्तान क्षेत्र की नदी है जिसे वर्तमान में गोमल कहा जाता है। इसके अलावा सुषोमा, सुषोमा मीन्स सोहन नदी, और ये कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है ये वर्तमान पाकिस्तान में है। ये सारी कहाँ पर हैं? तो ये अफगानिस्तान में है। ये 4 नदियां अफगानिस्तान में, ये पाकिस्तान में, और ये वर्तमान भारत में स्थित नदियां कौन कौन सी? परुष्णी, अस्किनी, वितस्ता, विपाशा, शतुद्री, रेवा और सदानीरा। ये वो नदियां हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि किस नदी का प्राचीन नाम क्या था। चलिए, ये बात हमारी कंप्लीट हो जाती है, इसको आप अच्छे से मैनेज कर लेंगे। अब चलते हैं कुछ और बातचीत में। देखिए, ऋग्वैदिक काल की कुछ और विशेषताएं, ऋग्वेद में उल्लेखित कुछ और विशेषताएं। एक तो आपको ध्यान रखना है असतो मा सद्गमय वाली जो प्रार्थना है ये ऋग्वेद में प्राप्त है। असतो मा सद्गमय ये कहाँ प्राप्त है? ये ऋग्वेद में प्राप्त है। ऋग्वेद में हिमालय का भी उल्लेख मिलता है, इसे हिमवत कहा गया है। हिमालय को हिमवत कहा गया है, और इसकी एक चोटी का उल्लेख भी मिलता है। वो कौन सी है? वो है मूजवंत, और इसी मूजवंत से सोमरस की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। मूजवंत से ही सोमरस की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके अलावा बात करते हैं हम ऋग्वैदिक काल में सप्त सैंधव क्षेत्र में निवास की जानकारी प्राप्त होती है। हमें पता लगता है कि जो आर्य थे वो कहाँ रहते थे? आर्य रहते थे सप्त सैंधव प्रदेश में, इस क्षेत्र में रहा करते थे। परंतु जब हम उत्तर वैदिक काल की तरफ जाएंगे तो ये यहां से चलकर और इस क्षेत्र में गंगा यमुना के क्षेत्र में आकर निवास करने लगेंगे। ध्यान रखना है, आर्यों का अगर मूल निवास पूछा जाता है ऋग्वैदिक काल में कौन सा है, तो ऋग्वैदिक काल में तो सप्त सैंधव है। परंतु उत्तर वैदिक काल में इनका जो मूल निवास है वो कहाँ हो जाएगा? गंगा यमुना क्षेत्र हो जाएगा, जिसे हम ब्रह्मर्षि प्रदेश कहते हैं। गंगा यमुना के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मर्षि प्रदेश। ये नाम थोड़े से आपको मिक्सअप करते हैं, यहाँ आपको ध्यान रखना है। गंगा यमुना का जो क्षेत्र है उसे ब्रह्मर्षि प्रदेश कहा जाता है, और दृश्यवती और सरस्वती के जो बीच का क्षेत्र है उसे ब्रह्मावर्त कहा जाता है। इसे आप बिल्कुल सही तरीके से कंपेयर कर लेंगे। गंगा यमुना का जो क्षेत्र है ब्रह्मर्षि प्रदेश कहलाता है, और दृश्यवती और सरस्वती के मध्य का जो क्षेत्र है उसे ब्रह्मावर्त कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मूल निवास क्या था? मूल निवास स्थान या निवास स्थान कौन सा था? तो कौन सा था? तो गंगा यमुना क्षेत्र था। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सा है हमारे लिए। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। आपको बताएं, ऋग्वेद में हाथी का उल्लेख नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत साधारण सा है। यदि आप भारतीय स्ट्रक्चर में ज्योग्राफी में जब भी पढ़ते होंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो क्षेत्र है ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल है, उड़ीसा है, असम है, ये वाला क्षेत्र हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और जब ये यहाँ प्रसिद्ध है तो इसका प्रभाव थोड़ा बहुत हमको यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। पर इस क्षेत्र में जो सप्त सैंधव वाला क्षेत्र है, यहाँ हाथियों का प्रयोग आमतौर पर नहीं हुआ है। तो ऋग्वेद में हाथी का उल्लेख कहीं प्राप्त नहीं होता है। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है। इसके अलावा हमने दशराग्य युद्ध पढ़ा। दशराग्य युद्ध कौन से मंडल में है? 7वें मंडल में है। इसी तरह से अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 20 राजाओं का युद्ध कहाँ उल्लेखित है, मैं इसको तुलनात्मक रूप से बता रहा हूं आपको। 20 राजाओं का उल्लेख कहाँ प्राप्त है? तो 20 राजाओं के युद्ध का कहाँ उल्लेख प्राप्त है? इनका भी युद्ध हुआ है
तो ये प्रथम मंडल है। और ये बात हम कर चुके हैं कि जो प्रथम और 10वां मंडल है वो सबसे नया है। तो इन राजाओं के युद्ध का उल्लेख, 20 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हमें कहाँ प्राप्त होता है? तो प्रथम मंडल में प्राप्त होता है। ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। तो हमने पढ़ा हिमवत का उल्लेख है, अस्तोमा सदगम है, और ब्रह्मर्षि और ब्रह्मावर्त की बात की हमने, हाथी का उल्लेख नहीं है, और 10 राज्य 7वें मंडल में, और 20 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हमें प्रथम मंडल में प्राप्त हो जाता है। तो ये सब जानकारियां आपको ऋग्वेद के ही बारे में जान लेनी है। अब यहाँ पर एक और कथा का उल्लेख कर लेते हैं, विदेह माधव की कथा। जैसा कि मैंने आपको ये कहा कि पहले सप्त सैंधव में रहा करते थे और फिर आर्य कहाँ चले गए? तो ये गंगा यमुना के क्षेत्र में चले गए। इसके संबंध में एक कहानी मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में एक कहानी मिलती है, और इस कहानी में ये कहा गया है कि जो माधव हैं, इनके मुख से अग्नि बाहर निकली और इसने सप्त सैंधव से पूर्व की ओर जाना शुरू कर दिया, और पूर्व में जाकर ये विदेह या मिथिला के क्षेत्र तक चली गई। और वहां पर जो नदी थी सदा नीरा, मतलब गंडक, यहां पहुंचकर ये नदी, ये जो अग्नि है, ये इसने जलना बंद कर दिया। ये सदा नीरा को या गंडक को, इन सब चीजों को ये जलाती हुई गई है अग्नि, परंतु सदा नीरा या गंडक जो है वो अदग्ध नदी है। अदग्ध का मतलब जिसे जलाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर आकर ये अग्नि समाप्त हो गई, और यहाँ पर समाप्त हो गई तो ये एक माइग्रेशन का साइन है कि अब ये लोग कहाँ से, सप्त सैंधव से कहाँ आ गए? विदेह क्षेत्र में आ गए। मतलब कहाँ आ गए? गंगा यमुना में आ गए। तो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि सप्त सैंधव से गंगा यमुना तक आर्यों के पलायन की कथा कौन सी है, या किस कथा से हमें इसका आभास मिलता है? तो किससे मिलता है? विदेह माधव की कथा। और इसकी इंपॉर्टेंस ये भी रह जाती है फिर कि ये कहाँ से प्राप्त है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त है। अब वो डिटेल करेंगे। शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद का भाग है, उसका ब्राह्मण ग्रंथ है, वो सब हम बात करेंगे। और फिलहाल आपको विदेह माधव की कथा को समझते हुए यहाँ ध्यान रखना है कि सदा नीरा को अदग्ध माना गया है, मतलब इसे वो अग्नि जला नहीं पाई, और ये लोग सप्त सैंधव से गंगा यमुना के क्षेत्र में माइग्रेट हो गए, चले आए। तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। और इस कथा के जो ऋषि हैं वो गौतम राहु गण है। एक बार ये पूछा गया है तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। इनके जो ऋषि हैं, विदेह माधव की कथा के जो ऋषि हैं वो कौन है? गौतम राहु गण है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये सारी बातचीत हमारी कंप्लीट हो जाती है। ऋग्वेद का संदर्भ लगभग समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ पुस्तकों की जो प्राचीन भारत से संबंधित हैं और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको हम देख लेते हैं। एक तो द आर्यंस, गार्डन चाइल्ड की पुस्तक है द आर्यंस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रामचरण शर्मा की 2 किताबें हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के प्राचीन नगरों का पतन, भारत के प्राचीन नगरों का पतन। आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं इस तरह की किताबों के, पुस्तकों के, तो आपको ध्यान रखना है। राम शरण शर्मा की पुस्तक है। एक और किताब इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, शूद्रास इन एंशिएंट इंडिया। शूद्रास इन एंशिएंट इंडिया। ये भी रामचरण शर्मा की पुस्तक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हिंदू पॉलिटी, केपी जायसवाल,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, पीवी काणे। जिन लोगों ने नेट आदि का एग्जाम दिया होगा उनको जानकारी होगी, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ये पुस्तकें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और यदि हम हर टॉपिक के साथ 2-4 पुस्तकों की बात कर लिया करेंगे, उससे संबंधित पुस्तकों की, तो ये हमारे लिए बड़ा उपयोगी होगा, क्योंकि एक साथ लिस्ट में 150 को याद करना मुश्किल रहता है। उसकी बजाय महत्वपूर्ण किताबें यदि संदर्भ के साथ आ जाएंगी, यहाँ पर जुड़ाव के साथ आ जाएंगी, तो याद रहेगा कि आर्यंस के बारे में किसने लिखा है, चाइल्ड ने लिखा है। चलिए एक और किताब यहाँ पर इंपोर्टेंट है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग एंड मेरीटाइम। हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग एंड मेरीटाइम, और ये पुस्तक है राधा कुमुद मुखर्जी की। राधा कुमुद मुखर्जी, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। ये सारी किताबें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गार्डन चाइल्ड की द आर्यंस, भारत के प्राचीन नगरों का पतन, क्योंकि इस पतन के बाद ही हम देख पाए हैं कि एक बार फिर ग्रामीण सभ्यता हमारे सामने है। शूद्रास की क्या स्थिति है, शूद्रों की, दासों की क्या स्थिति है, वहां पर शूद्र ही दास हैं या दास कोई और भी बनाए जा सकते हैं, इस तरह का डिस्कशन। हिंदू पॉलिटी, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी किताबें आपको आत्मसात कर लेनी है, याद कर लेनी है। चलिए ये सारी बातचीत हमारी समाहित हो जाती है, और इसी के साथ हमारा ऋग्वैदिक काल का जो सफर है वो समाप्त हो जाता है। अब थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं आपकी प्रिपरेशन के बारे में। एक तो आपके लिए एक टेस्ट पेपर की योजना बनाई गई है। आपसे 2 तरह का टेस्ट लिया जाना है। एक तो सामान्य इतिहास के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें हम 2 टॉपिक समाहित करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। और एक हमारा विशिष्ट टेस्ट और लिया जाना है, जो हमारे केवल इतिहास ऑप्शनल के स्टूडेंट्स के लिए है, जो फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं, नेट सेट का एग्जाम देते हैं, या जिन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आरएएस, आईएएस या किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपने आप को हिस्ट्री से ऑप्ट किया है, तो वहां पर आपके लिए पाषाण काल का एक विशिष्ट टेस्ट कोशिश की जाएगी। इस टॉपिक की समाप्ति पर, वैदिक सभ्यता के टॉपिक की समाप्ति के बाद आपसे टेस्ट लिया जाना है, और उससे आपको आकलन करना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, या उसमें से हम कितना कवर कर पा रहे हैं। तो मेरा आपसे फिर निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग जितने भी वीडियोस अब तक आए हैं उन सब का रिवीजन कर लें, उसको अच्छे से एक बार आत्मसात कर लें, नोट्स बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें। जो जिस तरह से भी आप उसको अपने सिलेबस में, अपनी कॉपी में डालना चाहें, वो आपकी इच्छा से वो आप कंप्लीट कर लें, या वीडियो से तुरंत अपने आप को याद कराने की कोशिश करें। और उसके बाद इस टेस्ट के माध्यम से आप आकलन करें कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, और जो आप पढ़ पा रहे हैं, जो आप याद कर पा रहे हैं, वो किस स्तर तक पहुंच पाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत सारे फैक्ट्स हो गए हैं इन 2-3 टॉपिक्स में, इसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें, तैयार रहें। और वो लिखा होगा, जब टेस्ट लिया जाएगा तो वहां पर आपको मेंशन किया जाएगा कि ये जनरल टेस्ट है या स्पेसिफाइड है, तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना। तो आज की बातचीत इतनी ही, क्योंकि टॉपिक समाप्त हो गया है, तो अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए इस प्रयास को, जिससे हम और बेहतर कर सकें। और जितना भी आवश्यक ज्ञान है परीक्षा की दृष्टि से, वो हम यहाँ समाहित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसको आत्मसातीकरण करते चलिए, लोगों के साथ साझा कीजिए, प्रश्नोत्तर जरूर कीजिए। यहाँ मेरा एक और निवेदन आप लोगों से है कि जहाँ से भी संभव हो, आप कहीं से भी किताबें पढ़िए, नोट्स पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ वीडियो देखते हैं तो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपकी तैयारी अधूरी रहने वाली है। तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर
जो भी अच्छी सी बुक हो जहाँ आंसर्स गलत नहीं हो, बिल्कुल ठीक चले जाए, उनके माध्यम से प्रैक्टिस लगातार रखनी है ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। और जो एग्जाम में जाके हम मिक्सअप हो जाते हैं कि ये आएगा या ये आएगा, ये होगा या बी होगा, इस तरह की स्थिति हमारे सामने ना आए, ऐसा हम प्रयास करें। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की बुक या जो भी ऑनलाइन आपको मिलता है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, वहां से आप उसको कलेक्ट करें और क्वेश्चंस लगातार करते रहे ताकि नई चीजें, नए प्रश्न आए, आप लोग प्रश्न पूछ पाए। ऐसा अवसर हम आपको देंगे और ये आपकी तैयारी का मूल आधार रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।